नमस्कार दोस्तों, आज क्वांटिटी सर्वेइंग में हम लोग पढ़ेंगे रोड के काम में अर्थवर्क का कैलकुलेशन। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से एग्जाम में आता है। रोड से अगर आया तो रोड वाले टॉपिक से आया तो यहीं से आता है। बाकी बिटुमिन वगैरह का काम आज तक कभी पूछा नहीं कि रोड पर डामर बिछाना है, बिटुमिन लगाना है, गिट्टी बिछानी है, ये सब कभी नहीं पूछा गया। ठीक है ना। तो रोड वाले टॉपिक से बड़ा ही बेहतरीन है। अर्थवर्क के बारे में जो जनरल बातें थी, टर्मिनोलॉजी थी, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कोई रोड अगर बनाई जाएगी तो उसमें मिट्टी का काम, यानी कितना मिट्टी लगेगा उसको बनाने में। उसके बाद तो फिर बहुत आसान हो जाता है काम, क्योंकि जब कटाव भराव मेन मैटर होता है, उसके ऊपर तो एक लेयर बिछानी है, तो उसका बहुत मुश्किल काम नहीं हो, बहुत आसान है। आसान का मतलब यह है कि आप वैल्यूम निकाल लेंगे आराम से, मतलब जो लेयर बिछी है उसकी मोटाई पता रहेगी, रोड की चौड़ाई और लंबाई से गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल जाएगा। बट रोड जब नया नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो देखिए जमीन बड़ी उबड़ खाबड़ रहती है। आप ऐसे देखे होंगे रोड बनते हुए कि रोड बनी है और उस पर फिर से मरम्मत हो रहा है। आप रोड का मरम्मत हुए ज्यादातर देखते हैं। नया रोड जब बनता है ना तो बड़ा मुश्किल टास्क होता है। वो मुश्किल उतना भी नहीं है, बट है थोड़ा सा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो एक चीज सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि अगर रोड कोई है कुछ लंबी दूरी तक बनाई जानी है तो उसमें देखिए सर्वे का भी थोड़ा सा खेल है। आपको सर्वे थोड़ा सा समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं समझा दूंगा काम भर की चीजें इसमें। लेकिन पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि देखिए एक रोड का ये क्रॉस सेक्शन है, एक रोड है यहाँ पे। रोड का ये ऊपरी सतह है जिस पर गाड़ी वगैरह चलनी है, और उसमें मिट्टी वगैरह भर के ऐसे साइड से स्लोप बनाई गई है। आगे जाके देखिए ऐसे दिखा रहा है कि ऐसे हो गया है, बड़ा दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ है उसका रीजन देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप किसी सड़क पर ऐसे जा रहे थे, ठीक है ना। कोई सड़क ऐसे थी, सड़क थी ही नहीं, ये एक फील्ड था, एक खाली जगह थी। सड़क बनाई गई तब सड़क तो ऐसे सीधी बनाई जाएगी ना, ऐसे, या फिर ऐसे चढ़ता हुआ या उतरता हुआ या सीधा। मतलब ये जो लाइन दिख रही है ये अपवर्ड ग्रेडियंट की तरफ इशारा कर रही है। अपवर्ड मतलब हल्का हल्का ऊपर की तरफ रोड क्या हो रही है, चढ़ रही है। लेकिन जब नहीं बनी रही होगी सड़क, अच्छा ये एल सेक्शन है इसका, ये कौन सा सेक्शन हम बना रहे हैं, एल सेक्शन। इसका कौन सा सेक्शन बना रहे हैं हम लोग, एल सेक्शन। बात समझ में आ रही ना। अब एल सेक्शन का हिसाब किताब जरा समझिएगा। एल सेक्शन का, ये जब ऊपर की तरफ सड़क जा रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये ऊपर की तरफ जब सड़क ऐसे जा रही है तो मिट्टी वगैरह पाट पाट के तभी तो इस लेवल पे लाया गया होगा। अरे भाई सड़क कहीं पर ऐसे गड्ढे गुड्ढे हैं तो ऊपर से मिट्टी ऐसे डाला जाएगा। जब सड़क थोड़ी सी पटेगी तब तो काम होगा। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सड़क की, यहाँ पे मिट्टी देखिए थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा, यहाँ बहुत कम मिट्टी भरनी पड़ेगी, और यहाँ पे मिट्टी खूब ज्यादा भरना पड़ेगा। मतलब लेवल तो वही मेंटेन रखना है सड़क का, लेकिन गड्ढे कहीं ज्यादा है कहीं ऊंचा है तो मिट्टी का भराव सब पे क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो ये मिट्टी का भराव कितना होगा वो जगह जगह पर डिपेंड करता है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, जरा ध्यान से इन बातों को ध्यान रखिएगा कि ये जो सड़क का सामान्य तल है, सड़क का नहीं बल्कि ग्राउंड का, इसको कहते हैं NSL, यानी नॉर्मल सरफेस लेवल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल नॉर्मल सरफेस सरफेस लेवल। ठीक है ना, ऐसे। तो नॉर्मल सरफेस लेवल, जबकि इस वाली लाइन को जो ऊपर जा रही है इसको कहते हैं FL, यानी कहते हैं हम लोग फॉर्मेशन लेवल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फॉर्मेशन लेवल। बात समझ में आ रही ना। यानी नॉर्मल सरफेस लेवल और फॉर्मेशन लेवल में क्या अंतर है। फॉर्मेशन लेवल पर सड़क जाती है, जबकि NSL जो नॉर्मल सरफेस लेवल हमारा होता है वो हमारे ग्राउंड का एक्चुअल लेवल होता है, हमारे ग्राउंड का एक्चुअल लेवल होता है नॉर्मल सरफेस लेवल। जबकि सड़क जो जाती है वो कहां से जाती है, आपकी नॉर्मल सरफेस लेवल से। अब ये भी हो सकता है कई बार ऐसे ये लाइन गई है, अब ये कई बार आप सपोज करें नॉर्मल सरफेस लेवल काफी ऊंचा ऐसे चला जाता, तो फिर ये सड़क तो ऐसे ही जाएगी ना। कोई सड़क सपोज ऐसे जा रही है तो ये फिर उसको देखिए, यहां हर जगह पर ना आपको रोड बनाने के लिए मिट्टी भरनी पड़ेगी। मिट्टी को भरे, यहाँ पे पूरा मिट्टी यहाँ तक ऐसे भरा है, और फिर वहां पे रोड तो सीधी ही जाएगी, तो फिर यहाँ पे मिट्टी को काटना पड़ेगा। मिट्टी को काटना पड़ेगा मतलब उसको का, जैसे ऐसे चढ़ रहे थे रोड बना के तो भरते भरते मिट्टी कहीं ऊंचा हो गया तो उसको काट के फिर बराबर करेंगे। तो रोड जो है ना ये ऐसे बना तो इसमें अच्छा अब ये देखिएगा, कहीं काटना पड़ा कहीं भरना पड़ा।
कई बार केवल भराव होता है, केवल भरते भरते ही, क्योंकि काफी खाली जगह रहती है तो खाली भराव भराव होता है। और काफी पहाड़ी वाड़ी सड़कों पे कटाव भराव दोनों होता है। तो एक चीज जान लीजिए, कौन सी रोड अच्छी रहती है बताइए, कटिंग वाली या फिर फिलिंग वाली? ठीक है ना, कटिंग वाली रोड अच्छी होती है कि फिलिंग वाली? तो एक रोड होती है कटिंग में, दूसरी होती है फिलिंग में, और तीसरा होता है पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग। पार्शियली कटिंग एंड फिलिंग, सबसे बढ़िया रोड यही होती है। देखिए बहुत ज्यादा अगर कटाव में है तो मिट्टी बचने लगता है, फिर उसको रखने की जगह चाहिए। रोड को ऐसे काटते काटते बना रहे थे, मिट्टी निकलती गई, साइड में रखते गए, भर गया पूरा। बहुत ज्यादा फिलिंग में है तो फिर मिट्टी भरने में बहुत दिक्कत होने लगती है। जो रोड पार्शियली यानी आंशिक रूप से कटाव और भराव में होती है, उस रोड की जो मिट्टी यहां से कटेगी वही मिट्टी इधर भर दी जाएगी। तो ऐसे मिट्टी का जो है ना, मतलब कुल मिला जुला के काट पीट करके बराबर करना लेवल को, जहां जरूरत है वहां डाल दो और जहां नहीं जरूरत है वहां से हटा लो। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ऐसी रोड सबसे बढ़िया कही जाती है जो पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में हो, और कटिंग फिलिंग में भी अलग अलग रोड बनती है। तो आपको समझ में आया कि रोड ग्राउंड लेवल जो हमारा होता है वो काफी उबड़ खाबड़ होता है, बट रोड का सरफेस एकदम लेवल पे भी कई बार चढ़ता हुआ या उतरता हुआ भी बनाया जा सकता है। आई होप बातें आपको समझ में आ रही हैं। ये इन बातों से एक चीज पता चला कि सड़क पर अगर अर्थवर्क निकालना है तो काफी जटिल काम है, क्योंकि काफी ज्यादा वेरिएशंस है। जैसे देखिएगा, अगर मैं केवल इस जोन में इतने ही दूर की बात करूं, केवल इतने दूर का, यहां पे इतने ही दूर के सेक्शन की बात करूं, ध्यान समझिएगा, इतने ही दूर का, तो अगर मान लें कि इसके बीच में कुछ ऐसे जाके ऐसे चेंजिंग हुई है, सपोज करिए ऐसे चेंजिंग हुई है इतने दूर में, तो अगर हम इसकी लंबाई ले लें, और अगर इसको देखिए, ये तो लंबाई की दिशा में, अगर इसको साइड से देखेंगे तब तो रोड ऐसा दिखता है ना। ये देखिए क्रॉस सेक्शन है, ये इसका एल सेक्शन था, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। बात समझ में आ रही ना? तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, लेकिन एक चीज बताइए, अब जैसे क्रॉस सेक्शन पे ये ढाल बनाई गई है, तो यहां पर कम ही भरना था, मतलब डी देखिए यहां पे कम है, यहां पे अगर गहराई देखें, जो मिट्टी मिट्टी भरी जाएगी तो कितनी गहरी भरी जाएगी, यहां कम है, यहां गहराई ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा नहीं दिख रही है? यहां मिट्टी भरने की गहराई रिलेटिवली ज्यादा है, यहां पर मिट्टी भरने की गहराई रिलेटिवली कम है। तो इससे एक चीज पता चला कि देखिए ना, यहां पे ध्यान से, यहां जब भरेंगे तो सपोज करिए यहां पे कम है D1, यहां पे D1 है, और आगे जाके देखिए जब ऐसे बढ़ता जा रहा है ऐसे, तो यहां पे जाके गहराई काफी ज्यादा हो गई है, D2 हो गई है। ध्यान से समझिएगा इसको, D2 हो गई है, मतलब नहीं समझे, यहां पे छोटा सा क्रॉस सेक्शन बन रहा है। क्यों? अच्छा, अगर यही और गहरा होता यहां पे भी, तो ये थोड़ा और ऐसे नीचे चौड़ा आता, ऐसे जाता पूरा, ऐसे क्या होता, बड़ा सा क्रॉस सेक्शन यहां भी क्या करता, ये बनाता, यहां भी बड़ा क्रॉस सेक्शन बनता और वहां भी बड़ा, लेकिन गहराई कम होने की वजह से क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बन रहा है। बात समझ में आ रही है? छोटा बन रहा है, वहां गहराई ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा बन रहा है। अच्छा होता, बहुत बेहतर होता अगर एक ही क्रॉस सेक्शन होता, फायदा। अच्छा, ये चीजें समझ में आई, पार्सली कटिंग फिलिंग और रोड में उतार चढ़ाव कैसे हो रहे हैं, क्यों कहीं पर गहराई ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम, कहीं पर जीरो, मतलब बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो हो रही। तो अब इसमें जो टेक्निकल बात है उसको समझिए जरा ध्यान से, देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा जरा। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे D1 है वहां D2 है, बात समझ में आ रही है ना? अब ये अगर सेम ही होते, मतलब सपोज करिए यही होता, केवल D होता, और कहीं ये रोड जो होती कम से कम मान लीजिए L मीटर है इसकी लंबाई, ये लंबाई को हम लोग यहां से यहां तक जो है, इस लंबाई को हम लोग L मीटर मान लेते हैं, मीटर कहें चाहे L जो भी रहे, मीटर में ही जनरली लिया जाता है, मीटर ले लेते हैं। रोड की लंबाई जो है वो L मीटर है, ठीक है ना? तो अगर हम लोग पूछे कि कितना मिट्टी इसमें लगा होगा, तो हम लोग कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। किसी चीज में आयतन कितना होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ ही तो आयतन होता है। आयतन कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया और इंटू लेंथ ही तो आयतन होगा। तो अब एक चीज को यहां समझिएगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक दिक्कत यह है कि पहले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना, दूसरा टास्क, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया यही रहेगा पूरी लंबाई में? नहीं, दिक्कत यह है कि कई बार क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, बदलता रहता है। क्यों बदलेगा?
एरिया का वो शेप नहीं बदलेगा, मतलब वैसा ही रहेगा। जैसे गहराई बढ़ेगी तो एरिया बढ़ जाएगा, जहां गहराई कम होगी वहां एरिया कम हो जाएगा। इस चीज को इमेजिन करिए ना, ये छोटा नहीं दिख रहा है, एरिया छोटा दिख रहा है देखिए क्रॉस सेक्शनली, और वहां वाला देखिए पीछे वाला बड़ा। क्यों? केवल गहराई देखिए इसकी इतनी ज्यादा है और इसकी गहराई देखिए इतनी कम हो गई, और यहां ले गए इसको तो देखिए गहराई इतनी ज्यादा बढ़ गई। बात समझ में आ रही ना? तो गहराई बढ़ने की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। अगर किसी सड़क पे क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम रहे तब तो बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। ये बड़ा आसान हो जाता कि क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ये तो आसान बात हो गई। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकलेगा उस पर बात करेंगे। रोड की आकृति समलंब की होती है, प्रिज्मोइडल होती है, ट्रेपेजियम टाइप की होती है। अब एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, ट्रेपेजियम टाइप का शेप है तो इसका फॉर्मूला मैथ वाला नहीं लगाएंगे, बता रहे हैं क्यों, अभी समझ में आएगा आपको। लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, अगर रोड की जगह नाली बनती तो, नाली बनती तो बस इतना जान लीजिए, नाली इसी तरह से होता लेकिन वो उल्टा होता। नाली ऐसी होती है, इस पर भी ढाल होती है समथिंग S:1 का। या कैनाल बनती तो, नहर, तब भी ऐसा होता। यानी अगर आप रोड का अर्थवर्क सीख रहे हैं तो असल में कुछ है नहीं, बस उसको उल्टा करिए, बेस इसका क्लियर रहेगा, ऊपर जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप रोड सीख रहे हो तो रोड, और नाली सीख रहे हो तो नाली, दोनों का एक ही कैलकुलेशन होगा। बस इसमें रोड में ऊपरी चौड़ाई देखिए पूरी फिक्स है। अगर यहां पर ऊपरी चौड़ाई, यहां से देखिए ध्यान से, ये चौड़ाई अगर बी है ना, ऐसे ऐसे, तो यहां भी ऊपरी चौड़ाई क्या होगी? बी ही होगी, बी ही होगा। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बी है और यही बी उठ के यहाँ चला गया है, ठीक है ना? बी ही है, लेकिन नीचे बढ़ रहा है क्योंकि गहराई बढ़ने की वजह से। आप ही सोचिए ना, कहीं पे ऐसे चढ़ान होता है, जब पुल वगैरह पे चढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं कितना मिट्टी भारी भारी ऐसे स्लोप पे गांजा रहता है, और रोडवा पे हल्का हल्का चढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रहेगा। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे ब्रिज वगैरह पे तो किनारे कितना 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 ढाल रहता है ब्रिज के ऊपर, जहां अप्रोच दी जाती है, ब्रिज पर नहीं, ब्रिज के पहले जो अप्रोच होती है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये ढाल जो है वो खूब ज्यादा ज्यादा नीचे जाती रहती है, और जितना गहरा जाएंगे उतना ज्यादा ज्यादा आपको मिट्टी का एरिया बढ़ता जाएगा। तो एक चीज जान लीजिए यहां से अच्छे तरीके से, कि नाली का भी काम वही है। नाली का नीचे वाला फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है बेड की चौड़ाई या नहर का, और ऊपर का जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई होगी। बात समझ में आ रही ना? अब बात करते हैं मुद्दे वाली, कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है मिट्टी का तो कैसे निकालेंगे। पहली चीज कि हमें चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, पहली जरूरी चीज कि हमें चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लंबाई तो हमको दिया ही रहेगा। बात समझ में आ रही ना? तो इसका क्या उपाय क्रॉस सेक्शनल एरिया का है? तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। क्रॉस सेक्शन हमारे सामने है अगर, तो पहले देखते हैं। एक तरीका तो ये होता था मैथमेटिकली अगर देखें, तो अगर ये ऊपर वाला बी है, नीचे वाला मान लेते हैं कि ए है, समझिए बात को जरा, कि ऊपर वाला बी है, नीचे वाला ए है, गहराई डी है, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ए का, ये कैपिटल ए कर लिए, तो एरिया ए का फॉर्मूला होता है a+b यानी ऊपर का और नीचे का औसत लिए और गुणा कर दिए गहराई डी से। मतलब आप, ये तरीका था पहले, लेकिन एक चीज मान लीजिए, यहां नीचे का पता ही नहीं रहता है, ठीक है ना? नीचे वाला पता ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि असल में नीचे वाला गहराई के आधार बदलता रहता है, स्लोप तो फिक्स रहती है, S:1 की स्लोप फिक्स रहती है। ये एच भी है, ये ध्यान रहे, ये एच भी के फॉर्म में स्लोप है, और भी को 1 रखते हुए ही काम किया गया है। बात समझ में आ रही ना? तो हम लोग एक फॉर्मूला, ये तो देखिए ऊपर का बी तो पता है, लेकिन नीचे का ए हमको नहीं पता है कितना है, तो ताकि औसत लें और गहराई से गुणा कर दें। तो ए बदलता भी रहेगा, जैसे डी बदलेगा तो ये जैसे ही थोड़ा और गहरा करेंगे, जैसे ही हम लोग इसको और गहरा करेंगे, ये और नीचे आएगा, ऐसे ऐसे जाने लगेगा रोड, तो पता चले गहराई बढ़ाएं और आई भी बढ़ गया। तो इसका मतलब जो फिक्स है इसमें वो क्या है? फिक्स है बी, चौड़ाई ऊपर की चौड़ाई फिक्स है रोड की। ये साइड का स्लोप फिक्स है, देखिए स्लोप ही है, स्लोप फिक्स है, वही बढ़ता हुआ चला रहा है। तो दो चीजें फिक्स है, क्या? ऊपर की चौड़ाई और स्लोप, और जो नहीं फिक्स है वो है गहराई। तो क्यों ना एरिया का जो फार्मूला है वो ऐसा बनाया जाए जो गहराई पर निर्भर करे।
एरिया का ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जो गहराई पर निर्भर करे। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं। ऊपर डायग्राम दिख रहा है, स्लोप s/1 की, गहराई d दिख रही है। तो यहां से एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो इस a को मिटाएं, वी डोंट नीड दिस a एनी मोर। तो यहां पर एक चीज समझिएगा जरा, एक बात बताइए, ये s/1 का मतलब क्या होता है कि अगर s आगे जाएंगे तो एक ऊपर चढ़ेंगे, यानी हुआ ये कि 1 मीटर ऊपर चढ़ने के लिए s मीटर आगे जाना पड़ा। जैसे अगर ढाल लिखी है 2 में 1, तो इसका मतलब बताएंगे, अगर 1 ऊपर चलना है तो 2 आगे जाइए, यही तो इसका अर्थ हुआ ना। ध्यान समझिएगा इस चीज को, 1 ऊपर चढ़ना है तो 2 आगे जाना पड़ेगा। अगर 2 चढ़ना हो तो, अगर 2 चढ़ना, तब देखिए एक ढाल बना दिया ना। अगर आपको 2 ऊपर चढ़ना है, मतलब आगे 2 चढ़ना है, जैसे ये 1 हुआ तो एक और, मतलब 2 पूरा चढ़ना है, तो आपको 2 और 2 आगे 4 जाना पड़ेगा। ये ढाल नहीं समझे बात को, 2 में 1, इधर इधर पूरा 4 गए तो 4 में ये 2 हो गया। नहीं समझे बात को, समझ गए। हुआ क्या, ध्यान समझिएगा, अगर यहां ढाल 2:1 की है, ध्यान समझिएगा 2:1 की स्लोप है, तो अगर ये 2 होगा तो जो ये है ना वो 2, अच्छा इसको 3 कर लेते हैं, मजेदार बात, 3 कर लेते हैं तब ज्यादा क्लियर हो, नहीं 2 से कंफ्यूजन हो रही है। अगर ये 3 जाएंगे तो ये 1 जाएंगे, समझ में आ रही बात ना। अच्छा इसको 2 जाए तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक 3 है, ठीक है, समझिए ये 3 है, और यहां से यहां तक कितना और जाएंगे, तो ऊपर 2 चढ़ेंगे तो भैया 3 और जाओ। नहीं समझे बात को, 3 मीटर पर 1 मीटर ऊपर, फिर 3 मीटर पर 1 मीटर ऊपर। तो भाई ऐसा करें ना कि कैसे पता चल रहा है कि 2 मीटर में कितना आगे जाना है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने किया है कि जो ये 2 मीटर आगे जाना हुआ, तो 2 मीटर में इस 3 का क्या किया है, गुणा किया है, यानी 6 मीटर आगे जाना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि हमको 4 मीटर ऊपर उठना है, इसी में 4 मीटर ऊपर उठना है, तो कितना आगे जाना पड़ेगा, 4 मीटर ऊपर उठना है तो कितना आगे जाना पड़ेगा, तो 4 गुणा 3, यानी 12 मीटर आगे जाना पड़ेगा। 5 मीटर ऊपर उठना है तो 5 गुणा 3। इसी तरीके से यहां पर बताइए, असल में हम कर क्या रहे हैं, इसी गहराई में इस 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये दूरी मिल जा रही है। तो इसी तरीके से हमको ये दूरी अगर पता करनी रहे कि यहां से यहां तक ये दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, ध्यान समझिएगा, ये दूरी कितनी होगी जो आपको दिख रही है एरो में, तो हम कहेंगे कि हमको डी मीटर ऊपर चढ़ना है तो हाई वाली दूरी कितनी होगी। देखिए 2 मीटर में 2 गुणा 3, 4 मीटर में 4 गुणा 3, 5 मीटर ऊपर उठना है तो 5 गुणा 3, इसलिए यहां डी मीटर ये ऊपर उठा है तो यहां s इंटू डी, 3 की जगह s ही है ना वहां। ये ध्यान रखिएगा, इधर 1 रहेगा तभी ये फॉर्मूला लागू है कि यहां पर एस डी होगा, ठीक है ना। तो फिर ये वाला भी कितना होगा, ध्यान समझिएगा, ये भी कितना होगा, एस डी होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। बस इतना जान लो दोस्त, इतना तामझाम का ज्यादा हम बवाल नहीं करेंगे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर ये ढाल s/1 की है और ये d है तो ये एस डी होगा। अगर ये ढाल s/1 की है और ये गहराई यहां से यहां तक की d है तो ये s इंटू डी होगा। बात समझ आ रही ना, क्योंकि एक में s चला होगा तो d उठने के लिए एस डी चला होगा। इमेजिन करके रोक के समझ लीजिए। अगर हम इसका एरिया निकालें तो हम बड़े आराम से इसका एरिया ऐसे निकाल सकते हैं कि एक आयत बन रहा है, ध्यान समझिएगा, एक आयत बन रहा है, ये एक आयत बन रहा है और यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ये। तो अगर हम कहें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो होगा यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान समझिएगा यहां पे रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू, 2 ठो ट्रायंगल है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ रही ना, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। देखिएगा अब रोड में अर्थवर्क कैसे निकलता है, ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंटू डी, बी इंटू डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंटू डी प्लस 2 इंटू ट्रायंगल का एरिया कितना होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिएगा जरा जरा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इज दैट क्लियर? इज दैट ओके? इसका मतलब हुआ कि वी कैन क्लियरली से एरिया ए इज इक्वल टू बी डी प्लस, ये दो से दो कैंसिल, यानी हुआ एस डी स्क्वायर। एस डी स्क्वायर, केवल डी का स्क्वायर है, एस इंटू डी का स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है। एक चीज जान लो दोस्त, इसका डेराइवेशन आपसे ये सब बकवास नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन में अगर स्लोप एस हो, गहराई उसकी डी हो, तो डी, देखिए इसमें मजेदार बात है, दूसरा भी तरीका था इसको निकालने का। क्यों ऐसे निकालें? केवल डी बदलेंगे, क्योंकि बी और एस तो फिक्स है। माने अगर हम लोग देखें तो दिस, इफ बी एंड एस आर फिक्स्ड किसी रोड के लिए, तो एरिया ए ओनली डिपेंड्स ऑन डेप्थ डी। नहीं समझे बात को? एरिया ए ओनली डिपेंड्स ऑन डेप्थ डी। बात समझ में आ रही है? खाली डी बदलते जाओ, एरिया बदलता जाएगा, क्योंकि बी और एस तो क्या है? फिक्स है। मतलब बेसिकली वी हैव मेड अ फंक्शन बिटवीन एरिया एंड डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आ रही ना? अब इससे फायदा क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू कहेंगे बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू एल। नहीं समझे बात को? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, यही तो हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल फॉर्मूला है, जो ज्यादातर कई बार एग्जाम वगैरह में, जेई वगैरह में एक नंबर में पूछता है। एक नंबर में सब कुछ दे देगा, बोलेगा कि बताइए उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना? तो जेई का देखिए क्लास जब लाऊंगा तो उसके लिए भी आप लोग को बहुत ही इफेक्टिव फीस में जेई का भी क्लास लाऊंगा, और ऐसा लाऊंगा कि देखिए डिप्लोमा अगर हमसे आप पढ़े रहेंगे, ठीक है ना, तो बहुत कम दिक्कत होगी आपको जेई में। मतलब जो लोग जेई का अलग से तैयारी करते हैं ना, उनसे बहुत बेहतर आप रहेंगे अगर डिप्लोमा की क्लास मुझसे किए हुए हैं तो। जेई का बाकी मेरा ऑफलाइन चल रहा है, ऑनलाइन भी जल्दी लाने का प्रयास होगा। बहुत सारे लोगों का ये है फोन वगैरह कि करवा दीजिए, तो करवा देंगे। जो आपके सीनियर्स पढ़े थे पिछली बार, इफेक्टिव था, उनको अच्छा लगा। कई लोग अभी भी जेई की तैयारी इसी वाली क्लास से कर रहे हैं, तो उनका भी बुरा नहीं है, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट सम क्वेश्चंस एमसीक्यू शुड बी एडेड टू द क्लास। वो हम अभी नहीं कर पाए हैं, उसको अभी जेई का क्लास पूरा पैकेज लाएंगे तो वो करा जाएगा उसमें, ठीक है ना? तो बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू एल जो है आपका, वो वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला लागू है? ये तो तब लागू होगा ना जब थ्रू आउट द लेंथ डेप्थ क्या हो? समान हो। आप ही सोचिए, अगर इतना ही गहराई रहती तो फिर इसका एरिया इंटू लेंथ कर देते, लेकिन वहां जाके गहराई बदल रही है, तो कौन सा गहराई लेंगे? इसमें D1 रखें कि D2 रखें? तो देखिए, जब ये है रेगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है? रेगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। रेगुलर मतलब होता है समान, समान क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई में हो, तब के लिए फॉर्मूला क्या है? अच्छा है। बट ये फॉर्मूला देखिए बच्चों वाला मतलब है तो यही, लेकिन अब उस पर बात करेंगे जो वास्तव में होता क्या है। हर जगह गहराई अलग अलग होती है, ठीक है ना? असल में गहराई भी ना हम ही लोग लेते हैं। अगर यहां पर लिए हैं तो फिर 30 मीटर आगे की गहराई ले लेंगे, फिर उसके बाद 30 मीटर। पूरे सड़क अगर 2-2.5 किलोमीटर की है तो हर 30-30 मीटर पर उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए हर जगह उबड़ खाबड़ है पूरा। ऐसा नहीं कि यहां पे है तो फिर इतना अच्छा रोड कहां होता है भाई कि एकदम यहां के बाद ऐसे गहराई रच के बदल रही है। हो सकता है फिर आगे जाके घट गई हो, आगे जाके फिर घट गई हो। तो हम लोग ना 30-30 मीटर का पार्ट बनाते हैं, जिसको चेनेज डिस्टेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? चेनेज डिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ आ रही ना? तो चेनेज डिस्टेंस जो होता है वो कितना रखना चाहिए? 30 मीटर जनरली लिया जाता है उसका इंटरवल। बट अगर हम लोग बात करें कि कम लेंगे या ज्यादा लेंगे तो क्या असर पड़ेगा, तो डिप्लोमा में पूछता नहीं है, बट कम लेने पे एक्यूरेसी बढ़ती है, बट कैलकुलेशन उसके साथ साथ ज्यादा हो जाता है, टाइम ज्यादा लगने लगता है। लेकिन अर्थ वर्क चूंकि एक ऐसा काम है जिसमें उतना ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा भी चलता है। दैट इज भाई आप इसको क्या कर सकते हैं, मतलब नेग्लेक्ट करके 30 मीटर का चेनेज अपना रख सकते हैं। बात समझ आ रही ना? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जनरल फार्मूला है। अब हम इस फार्मूला का यूज करके कैसे इसके बारे में बात करेंगे उस पर। देखिए जो इसका मेन न्यूमेरिकल है ना, जो जैसे जो एग्जैक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में,
तो कई बार छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 5 नंबर या ऐसे करके छोटा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल एक बड़ा क्वेश्चन आता है पूरा आरएल और एनएसएल एफएल दे करके, वो वाला क्वेश्चन जो है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, मतलब इसको पहले थ्योरी को अच्छे समझना है। तो वो जो आप क्लास करेंगे अगला उनमें आएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्या वो मेथड्स हैं जो डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन पर अप्लाई होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेशन इन अ रोड वर्क, ठीक है ना। होता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थवर्क, ठीक है ना। अर्थवर्क निकालने के कितने मेथड हैं। तो एक तो सिंपल मेथड मैंने बताया, वो तब लागू होगा जब क्रॉस सेक्शन क्या हो, पूरा सेम हो। दूसरा क्या, इसको हम पहला ही कहेंगे, वो रेगुलर के लिए था, वो बहुत ही मतलब इजी, वो जल्दी प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं है। बट ये जो बताने जा रहा हूं इसमें पहला है आपका, जिसको कहते हैं हम लोग मीन सेक्शनल एरिया मेथड। ध्यान समझिएगा, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, इसको पूरे ध्यान से समझिएगा। मीन सेक्शनल एरिया मेथड क्या है, ठीक है ना। तो मीन सेक्शनल का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम है एवरेज एरिया मेथड। अब ये क्या है, पहला मेथड ये कहता है कि अगर आपको इसके और इसके बीच में मिट्टी का काम निकालना है, तो दोनों का एरिया लेके उसका औसत लीजिए और उसमें एल से गुणा कर दीजिए। जैसे इसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, एक्चुअली A1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो होगा BD1 प्लस SD1 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा ना। BD1 प्लस SD1 स्क्वायर होगा। इसी टाइप से अगर उधर वाला A2 निकालें तो A2 तो होगा BD2 प्लस SD2 स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, नहीं होगा। इसलिए देखिए बी और एस तो फिक्स है, एस स्लोप है। तो आपने देखा कि बीडी प्लस एस डी स्क्वायर जो जनरल फॉर्मूला था, उसमें कहीं गहराई D1 है कहीं D2 है, तो चूंकि दोनों एरिया निकाल लेंगे। अब दोनों एरिया निकल गया तो किसी एक एरिया में एल से गुणा नहीं करना है, बल्कि करना क्या है, एम लेना है। एम इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 बाई 2। इससे एम निकलेगा, एम निकल गया आपका। अब होगा क्या यहाँ पे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू AM इंटू एल। ध्यान से समझिएगा, ये इसका तरीका है, पहला तरीका। एक तरीका है किसका, मीन सेक्शनल एरिया मेथड से लगाने का एक तरीका आपके पास है। दो अलग अलग गहराइयां हों तो पहले दोनों से एरिया लीजिए और दोनों का क्या ले लीजिए, आप औसत ले लीजिए। दोनों का आप औसत लीजिए और औसत एरिया में लंबाई से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा कहानी क्या कहता है, दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड मिड सेक्शनल एरिया। ये मीन सेक्शनल एरिया था, ये है मिड सेक्शनल एरिया मेथड। दोनों में अंतर क्या है, देखिए नाम बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। दिस इज द मीन मतलब ही होता है एवरेज, मिड मतलब होता है बीच वाला, मिडिल वन। मिड मतलब मिडिल वन का मतलब जो बीच वाला हो। तो ये तो दोनों ही एरिया का औसत था, इसलिए इसको एवरेज एरिया भी बोला गया मेथड को। मिड सेक्शनल का मतलब होता है एरिया ऑफ मिड सेक्शन। मिड सेक्शन का मतलब देयर इज ए सेक्शन whose depth is D1 and another section whose depth is D2, but the section between them or the mid section in the sense, एक सेकंड, हेलो, जो आपका मिड सेक्शनल है उसका मतलब ही हुआ मिडिल सेक्शन का एरिया लीजिए, ना इसका एरिया लेना है ना इसका एरिया लेना है, जो बीच में एक सेक्शन है उसका एरिया ले लीजिए। अब वो एरिया कैसे उसका एरिया लेंगे, तो भाई पहले आप सीधे इसमें डीएम निकालिए। डीएम मतलब इसका दूसरा नाम है एवरेज डेप्थ। इस पूरे मेथड का नाम है एवरेज डेप्थ मेथड। बात समझ में आ रही है ना। एवरेज डेप्थ मेथड क्या है, यह है डीएम इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2 कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए इसमें सीधे D1 से एरिया निकला, सीधे D2 तो उसमें ये नहीं करना है, उसमें D1 और D2 का पहले औसत लीजिए, निकलेगा DM और DM से निकलेगा AM होगा
dm प्लस एस dm स्क्वायर। नहीं समझे? अरे इसमें तो दोनों एरिया का औसत से एम आया था, उसमें एम देखिए गहराइयों का औसत लेके औसत गहराई निकली और औसत गहराई से हमने औसत एरिया निकाला। अब इसमें जो v आएगा वो भी वही फॉर्मूला होगा, क्या? am इंटू एल, बट दोनों am में क्या है? अंतर है। बात समझ आ रही? दोनों am में क्या है? अंतर है। यहां वाला am कैसे आया है? एवरेज एरिया से। वहां वाला am कैसे आया है? एवरेज डेप्थ से निकाला गया एरिया है। दोनों में अंतर समझ में आया क्या है? अब कहेंगे कि सर दो मेथड में से कौन सा मेथड हम लगाएं? ये भी सही है, ये भी सही है। ध्यान रखिएगा अभी एक तीसरा मेथड भी है, पहले उसको भी कर लेंगे तब बताते हैं कि तीनों में कौन लगाना है, क्या उचित है। बात समझ आ रही है? तीनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या हिसाब है इसका। तीसरा मेथड जो आपका कहता है, वो कहता है, अगर आप यहां पे देख पाए ध्यान से इस जगह पे, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तीसरा मेथड कहता है, जो तीसरा मेथड आपका है उसका नाम है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। उसका नाम क्या है आपका? प्रिज्मोइडल, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, ठीक है ना। उसको कहा ही गया उस फॉर्मूला को प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सीधे अर्थवर्क का वैल्यूम दिया, कितना होता है वो लेता है L/6, फिर लेगा A1 प्लस A2 प्लस 4am। ये इसका हिसाब किताब था, A1 प्लस A2 प्लस 4am। ये प्रिज्मोइडल फॉर्मूला था। कहेंगे सर ये क्या कहां से आ गया? देखिए अभी तक बिल्डिंग एस्टीमेट जब किए थे ना, तो सेंटर लाइन मेथड लगाएं चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड लगाएं, दोनों से आंसर सेम आ रहा था। लेकिन इनमें ना आंसर में अंतर आएगा, तीनों मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे। तीनों मेथड से, तीनों मेथड से क्यों अलग आएंगे? क्योंकि रोड उबड़ खाबड़ है, उसमें एक समान उनको माना गया, जबकि पीछे वाले में मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं थी। जो सेंटर लाइन मेथड था या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड था, उसमें मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं था। यहां पे खेल कहां किस में है? इसमें मैथमेटिकली अंतर है तीनों में, तो तीनों अलग अलग आंसर देंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, यहां एल तो सड़क की लंबाई है, जैसे सीधे वी में तो एल रहेगा ही, वी में तो एल है, वी में एल है। यहां पे A1 A2 तो वही है जो ये वाले A1 A2 है, लेकिन AM कौन सा वाला है? AM कौन सा वाला है? वो है BDM प्लस SDM स्क्वायर वाला। बात समझिएगा, असल में देखा जाए तो A1 प्लस A2 इससे उठाया गया और AM जो है इससे उठाया गया, तो ये दोनों मेथड को मिला करके बनाया गया मेथड है। ये दोनों मेथड को मिला करके बनाया गया मेथड है। देखा गया कि सबसे अच्छा रिजल्ट ये दे रहा था, जो मिट्टी का काम किया गया, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये कहीं से डिराइव नहीं हुआ है। इंपेरिकली डिराइव का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली बता दिया गया कि ऐसे लेने पे देखा गया कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अर्थवर्क जो है एक्चुअली उसके काफी करीब का आंसर आ रहा है। बात समझ आ रही ना? तो आपको ये समझना है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में समपार्श्वाभ सूत्र। क्या बोलते हैं? समपार्श्वाभ सूत्र। वो होता है L/6, A1 प्लस A2 इज this A1 and A2 BD1 plus SD1 स्क्वायर, A2 is equal to BD2 plus SD2 स्क्वायर, वो पुट करेंगे पूरा। और 4am में AM कौन सा वाला है? दिस वन। यानी एवरेज एरिया का भी बात किया गया, एवरेज डेप्थ का भी मिला के बनाया गया। तो फिर तीनों फॉर्मूला में सर सबसे बेटर कौन सा है? बेटर सही रिजल्ट के मामले में ये है, बट PWD रिकमेंड इसको करता है। PWD किसको रिकमेंड करता है? इस वाले को, मीन सेक्शनल एरिया मेथड को। अब सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन देता है? रिजल्ट मतलब अर्थवर्क जब कैलकुलेट करेंगे सबसे अलग अलग आएगा, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट कौन सा देगा? तो ये जान लीजिए सबसे ज्यादा रिजल्ट यही देता है, पहला वाला, यानी मीन वाला जो रिजल्ट देगा वो सबसे ज्यादा देगा। उससे कम रिजल्ट कौन देगा? प्रिज्मोइडल फॉर्मूला देगा, प्रिज्मोइडल। और सबसे कम रिजल्ट देगा जो मिड वाला फॉर्मूला है। यानी इस चीज का ध्यान रखिएगा, तीनों से आपको जब क्वेश्चन देगा और कुछ ना बोला गया हो कि किससे लगाइए, तो आप किसको यूज करेंगे? इसको। जब कुछ ना बोला गया हो तो आप मीन सेक्शनल वाला यूज करेंगे, और नहीं तो नाम दिया है तो जो नाम दिया है उसके अकॉर्डिंग आप वो अपना नोट करेंगे। जो भी इसमें नोट करना हो वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, वीडियो को यहीं पे रोक करके सब कुछ नोट कर लीजिए। अब आपको ये पता चल चुका कि हमें क्या करना है,
हमें पूरा इस पूरे सेक्शन इसको नोट करके नोट्स बना करके अच्छे तरीके से बना बनाया भी होगा कॉपी में, बट अगर आप अपना बना रहे हैं तो रोक करके बना लीजिए। अब आप ये जान लीजिए कि आपका रोड का जो मैथमेटिकली था वो चीजें लगभग खत्म है, बस एक चीज को छोड़ के। उसके बाद हम लोग बात करें, अभी अर्थवर्क का देखिए काम इतना ही था। कहेंगे कि थ्योरी, लेकिन ये है बहुत कठिन, अभी अभी समझाएंगे। अभी इनका जब प्रयोग कहाँ किया, अभी एक भी न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल तो अगले में बताएंगे, लेकिन थ्योरी में एक बात और बच रही है। ये सारा फॉर्मूला था अर्थवर्क कैलकुलेशन का। अर्थवर्क का मतलब होता है कि जो मिट्टी का काम उसमें होना है, कि कितना मिट्टी लगा उसके लिए था, ठीक है ना। अब हम लोग इसी में बात कर लेंगे, लगे हाथ जो हम लोग बात कर लेंगे वो किसकी कर लेंगे, देखते हैं फटाक से। हम लोग बात कर लेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हम लोग बात कर लेंगे पिचिंग का या फिर घास लगवाई। देखिए ये टर्म आता है पिचिंग। पत्थरों की कर जा सकती है, ईंटों की जा सकती है। पिचिंग कहाँ की जाती है, रोड के जो साइड होते हैं ना, ये कटे ना, मतलब लोड वगैरह लगने पर कटे ना, उसके लिए यहाँ पे पत्थरों का या ईंटों का खड़ंजा पूरा इस पूरे रोड पे, इस पूरे एरिया पे क्या किया जाता है, ऐसे इस पूरे एरिया पे क्या किया जाता है, साइड वाले पे पूरा खड़ंजा लगा दिया जाता है, और दोनों साइड लगाया जाता है। तो एक चीज जान लीजिए, असल में ये जो होता है ना, वो एक आयताकार हिस्सा हो सकता है या समलंबाकार, जैसे यहाँ का एल अलग हो सकता है, यहाँ का एल अलग, मतलब कुल मिला के यहाँ एक एक समलंब या आयत बनेगा। अगर समान क्रॉस सेक्शन हो तो आयत, और अगर असमान क्रॉस सेक्शन हो तो समलंब बनाता है, ठीक है ना। इसके लिए कि यहाँ पिचिंग का खर्चा कितना होगा, उसके लिए क्या करना है, तो इसको देखिएगा जरा। पिचिंग के लिए आपको क्या चाहिए, ये तिरछी वाली लंबाई जो है, ये या ऐसे इसको समझिए, ऐसे ये तिरछी वाली लंबाई अगर पता चल जाए, ये वाली, और ये पूरा लंबाई रोड का, जैसे ये अगर देखा जाए तो ये लंबाई इंटू ये, अगर ये तिरछा वाला लेंथ ये पता चल जाए, ये पता चल जाए और ये से गुणा कर दें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई उतना ही तो एरिया होगा। तो पिचिंग का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये तिरछी लंबाई इंटू पूरे सड़क की क्या कर देते हैं हम लोग, लंबाई। तो अब एक चीज कैसे इसको निकालेंगे तिरछी लंबाई को, तो जब ये एस डी है और ये डी है, तो बताइए ये तिरछी लंबाई जो होगी, सपोज करिए ये तिरछी लंबाई को हम लोग स्मॉल एल से दिखा रहे हैं, स्मॉल एल से, तो स्मॉल एल बराबर होगा एस डी प्लस, सॉरी, एस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये अंडर रूट नहीं हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एस और डी दोनों का एक साथ स्क्वायर, डी का स्क्वायर, यानी एल बराबर अगर निकालें यहां से, तो यहां से डी स्क्वायर कॉमन, तो एस स्क्वायर प्लस वन बचेगा यहाँ पे, यानी एल बराबर जो हो गया डी अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन। यानी एल भी किस पर डिपेंड करता है, ये तिरछी लंबाई डी पर डिपेंड करती है। देखिए ना, यहाँ डी1 है तो ये छोटा सा तिरछी लंबाई है, यहाँ डी2 है तो तिरछी लंबाई भी क्या है, ज्यादा है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी किस पर डिपेंड करता है, एल जो है वो डी पर। अब घास लगवाई का खर्च कितना होगा, पूरा एरिया, एरिया ऑफ पिचिंग कितने होगा, एरिया ऑफ पिचिंग, तो वो क्या होगा, अरे ये एल इंटू सड़क की लंबाई कैपिटल एल, यानी होगा डी एस स्क्वायर प्लस वन, ये रूट में होगा, इंटू क्या हो जाएगा एल। ध्यान रहे कि ये एक तरफ किए हैं, दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा टू, यानी एरिया ऑफ पिचिंग जो होगा वो होगा टू डी अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन इंटू कैपिटल एल। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, टू डी एस स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एल, ये पिचिंग का एरिया आपका हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो घास लगवाने का या फिर पत्थर बिछवाने का एरिया कितना होगा, वो ये एरिया होता है। बात समझ में आ रही है। D1 D2 बदले तो फिर L1 L2 करके, फिर जैसे उसका किए हैं 3 मेथड, इसके भी 3 मेथड आ जाएंगे, बट इतना इसमें जाता नहीं है। आपको घास लगवाने का एरिया 5 नंबर में मुश्किल से आता है, और इसको आप करके खाली हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन करा के आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है ना, तो फटाफट से अपने दोस्तों तक वीडियोस को पहुंचाइए, कोर्स को फटाक से परचेज करिए और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। बहुत जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, फटाफट से सब लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सब लोग खरीदें, एंजॉय करें। और देखिए आज का पढ़ा हुआ कल बहुत काम आएगा, इसलिए इसको नेग्लेक्ट मत करिए। पास तो बिना पढ़ने वाले भी हो जाएंगे, जो नहीं भी क्लास करेगा वो भी पास हो जाएगा। बात समझिए, जो नहीं भी क्लास करेगा वो भी पास हो जाएगा, लेकिन फिर जब आगे बढ़ेगा जीवन में तब दिक्कत आएगी, तब सोचेगा कि काश पढ़ लिए होते। जिन लोगों की अंग्रेजी वीक है, जरा याद करें कि अगर थोड़ा सा एफर्ट डाल के इंग्लिश का ट्यूशन या कोचिंग कर लिए होते बचपन में, ठीक है समस्याएं सबके पास थी, लेकिन क्या अब वो टाइम वापस आ पाएगा, क्या अब वो टाइम वापस आएगा कि आप फिर से 9th क्लास में जाके इंग्लिश का कोचिंग कर लें या उसको पढ़ लें थोड़ा सा।
तो देखिए, जो जब जिस समय पर जिसकी जरूरत है उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो बाद में उसके लिए आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा इधर उधर कम खर्च करके जितना हो सके, जहां से हो सके पढ़ाई कर लिए, ताकि कल के लिए रिग्रेट मन में आपके ना रहे, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ सबसे बुरा है तो वो रिग्रेट है, क्योंकि रिग्रेट ऐसी चीज है जो चीजों को बिगाड़ देता है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको सही कर लीजिए चीजों को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक इंतजार करिए, धन्यवाद।